हेलो नमस्कार, मैं एल के एजुवोट चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे डचों का आगमन, अर्थात हमने यूरोपियों के आगमन में पुर्तगाली आगमन हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हमारी जो क्लास चल रही थी डचों का आगमन चल रही थी, और डचों के आगमन में हमारी पहली क्लास हो चुकी है। कौन सी पहली क्लास हो चुकी है? ठीक है, तो पहली क्लास हो चुकी है। हम दूसरी क्लास आज शुरू करने जा रहे हैं। तो हमने समथिंग डचों का आगमन कर लिया था कि डच कब आए थे, डचों की कंपनी की स्थापना कब हुई थी, डचों ने पहले कहां पर विस्तार किया था। फिर भारत पहले पूर्वी क्षेत्र में विस्तार किया था, कहां? दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में विस्तार किया। उसके बाद भारत में आए थे। पहली फैक्ट्री कहां खोली थी? 1605 में मसूलीपट्टनम में खोली थी। दूसरी पुलिकट में खोली थी 1610 में। इस तरह डचों ने धीरे धीरे पुर्तगालियों क्षेत्र पर अधिकार करके भारत में विस्तार कर लिया। अब क्या होता है, अब हमारा जो टॉपिक बचा है डचों का, एक और हमने पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र, देखो हमने डचों की कंपनी मतलब कहाँ कहाँ डचों ने कंपनी स्थापित कर ली थी। मसूलीपट्टनम में 1605 में, उसके बाद पुलिकट में 1610 में, पीपली में 1627 में, 1641 में भिमूलीपट्टनम में, और 1645 में कराईकल में, 1660 में ढाका में, 1663 में चिंसुरा में। अर्थात हमने ये सारी चीज पढ़ ली। सूरत में 1660 में, कैम्बे में 1620 में, आगरा में 1621 में, मालदा में, इन क्षेत्रों पर डचों ने अधिकार कर लिया। अब धीरे धीरे इतने क्षेत्रों पर हमने पढ़ लिया। अब हमारा जो टॉपिक बचा है, एक टॉपिक बचा था चिंसुरा और हुगली। उसके बाद देखेंगे हम डचों के व्यापार पद्धति क्या थी, डचों की व्यापार पद्धति क्या थी, मतलब कैसे व्यापार करते थे। ठीक है, उसके और उनके भारत में पराजय मतलब युद्ध हुए, जैसे पराजय के कारण क्या थे, ये सारी चीजें हमें देखनी है। ठीक है, तो हेडिंग डालना है अपन ने चिंसुरा या हुगली। हेडिंग क्या है? चिंसुरा या हुगली। चिंसुरा दिख रहा है? हाँ ठीक है, या स्लैश करके हुगली, क्योंकि 1663 में डचों ने चिंसुरा या हुगली में, माफ कीजिए, लिखिए, इसमें लिख लेना, यहां डैश करके लिख लेना, 1663 में स्थापना, 1663 में स्थापना। ठीक है, 1663 में स्थापना चिंसुरा हुगली। अब लिखिए, इसमें पहला पॉइंट लिखिए, मतलब पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। पॉइंट बना के, अब इस समय कौन था शासक भाई? इस समय कौन था? चिंसुरा मतलब यहां पर बंगाल का, भारत का शासक कौन था अगर देखा जाए तो? भारत का शासक था 1663 में औरंगजेब, और बंगाल का जो सूबेदार बनाया था शाइस्ता का। 1663 का संघर्ष होता है शिवाजी से, उसके बाद शिवाजी से पराजित हो जाते हैं, उसके बाद उन्हें बंगाल का सूबेदार बना दिया जाता है। तो इन्होंने क्या है, बंगाल में शाइस्ता का से परमिशन लेकर चिंसुरा में फैक्ट्री की स्थापना कर दी थी। तो लिखिए कब? 1663। इसमें पहला पॉइंट लिखिए, चिंसुरा में किलेबंदी का अधिकार मिला, ऐसा लिखिए, मुगल सूबेदार से, मुगल सूबेदार से चिंसुरा में किलेबंदी का अधिकार मिला था। ठीक है, चिंसुरा में किलेबंदी का अधिकार मिला था। बंधु, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना। मैं आपसे अपनी मेहनत का बोल रहा हूँ, ना कि ये बोल रहा हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक भी करना, तो पता चले कि भाई कम से कम ठीक ठाक पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं पढ़ाता ही हूँ आपको समझ में नहीं, मतलब ही क्या। लाइक कर देना भैया, और सब्सक्राइब भी कर देना जिसने नहीं किया है। मैं देख रहा हूँ अपना ऑडियंस देखी मैंने, तो मेरे को अनसब्सक्राइब लोगों का 50% मिला है। भाई सब्सक्राइब करो, देखो यार, मैं आपके लिए बना रहा हूँ, मेरे लिए नहीं, आपके लिए। ठीक है, चलो, अधिकार मिला, अधिकार मिला। तो 1665 में, तो 1665 में
तो 1665 में चिनसुरा में किलेबंदी की। चिनसुरा में किलेबंदी की। ठीक है, 1665 में चिनसुरा में किलेबंदी की। अगला पॉइंट लिखिए, जिसका नामकरण फोर्ट गुस्ताव रखा था। जिसका नामकरण, जो किलेबंदी की ना, किलेबंदी अर्थात जो फोर्ट बनाया था, उसका नाम क्या रखा था? फोर्ट गुस्ताव रखा था। जिसका नाम फोर्ट गुस्ताव रखा था। हाँ, और इसकी भी जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसकी पीडीएफ एजुबोर्ड टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? लिंक दी रहती है ग्रुप में, वो चैनल है यूट्यूब चैनल, उसमें लिंक दी है एजुबोर्ड टेलीग्राम चैनल, उस पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, फोर्ट गुस्ताव रखा था। अगला पॉइंट लिखिए, 1663 में औरंगजेब ने 1663 में औरंगजेब ने 3%, 3.5%, माफ कीजिए 3.5% वार्षिक दर पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने की अनुमति दे दी। में व्यापार करने की अनुमति दे दी। कब दी थी? 1663 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने की अनुमति दे दी। किसने? औरंगजेब ने। जो कालांतर में बहादुर शाह प्रथम द्वारा 2.5% कर दी। कितनी कर दी? 2.5% कर दी। ठीक है, 2.5% कर दी। किसने? बहादुर शाह प्रथम ने 2.5% कर दी। अगला पॉइंट लिखिए, इस फोर्ट की स्थापना के बाद, ऐसा लिख लीजिए, इस फोर्ट की स्थापना के बाद बंगाल में डचों का व्यापार नियमित रूप से चला। डचों का व्यापार नियमित रूप से हुआ। ठीक है, डचों का व्यापार कैसे हुआ? नियमित रूप से हुआ। मतलब इस फोर्ट की स्थापना, किस फोर्ट की? 1663 में जो फोर्ट गुस्ताव स्थापना की, उसके बाद ही बंगाल में नियमित रूप से व्यापार किया। किसने? डचों ने। कहां पर? बंगाल में। समझ में आया? ठीक है, चलो अगली स्लाइड पर चलते हैं और पढ़ते हैं। लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, चिनसुरा में डच कंपनी लंबे समय तक व्यापार करती रही।
लिखिए चिनसुरा में डच कंपनी लंबे समय तक व्यापार करती रही। बिल्कुल चल रहा था, लंबे समय तक व्यापार कर रही थी भाई, बहुत लंबे समय तक व्यापार किया था। किसने? डचों ने। कालांतर में बंगाल नवाब मीर जाफर द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध सहयोग मांगा। कब? 1757 के बाद, जब उत्तरवर्ती मुगल शासक आ गए थे, बंगाल भी स्वतंत्र हो गया था और 1757 में प्लासी का युद्ध हो गया। प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला मारा गया, उसके बाद मीर जाफर शासक बना। मीर जाफर ने, अब क्या है, मीर जाफर ने पहले तो अंग्रेजों का सहयोग कर दिया, समझ में आया। जब उसे लगा कि मैं अब सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का शासक बना हूं, मेरा कोई अधिकार नहीं है, मतलब मैं सिर्फ कठपुतली हूं, तो फिर मीर जाफर ने बंगाल मतलब डचों से सहयोग मांगा अंग्रेजों के विरुद्ध। डचों से सहयोग मांगा तो डचों ने क्या किया था कि ठीक है हम सहयोग देंगे, लेकिन इसके बदले हमें क्या मिलेगा? डचों ने बोला। तो डचों को आश्वासन दिया कि बंगाल पे आपका एकाधिकार करवा दूंगा। किसने बोला? मीर जाफर ने। ऐसा डचों से किसने बोला? मीर जाफर ने बोला था। तो मीर जाफर ने फिर जब ऐसा बोला तो डचों ने ये उनका प्रस्ताव स्वीकार किया, और स्वीकार किया तो 1500 जहाजी बेड़ा के साथ बटेबिया से, मतलब 1500 सैनिकों के साथ जहाजी बेड़ा बुलाया। कहां से? बटेबिया से। और बटेबिया कहां बोला, किसको बुलाया जाता है? वर्तमान में जकार्ता को बटेबिया बुलाया जाता है। बटेबिया से 1500 सैनिकों के साथ जहाजी बेड़ा बुलाया, और जब वह हुगली में पहुंचे तो बेदरा नामक स्थान पर 1759 में 1500 सैनिकों के साथ बुलाया, और 1759 में बेदरा नामक स्थान पर अंग्रेज और डचों के मध्य युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी। किसकी हुई थी? अंग्रेजों की जीत हुई थी, और यहीं से डचों का पतन शुरू होने लगा था। अब इस युद्ध के परिणाम क्या हुए थे? जैसे मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को राजा बना दिया था, डचों को धीरे धीरे पतन शुरू हो गया था डचों का। बंगाल पर अंग्रेजों का पूर्णतः एकाधिकार हो गया था, कोई कंपनी अब दूसरा यहां नहीं आएगा। ऐसे इस युद्ध के परिणाम निकले थे। ठीक है, तो लिखते हैं अपन, लंबे समय तक व्यापार करती रही। कालांतर में, ऐसा लिखिए, अगला पॉइंट है, कालांतर में मीर जाफर ने, अब ये तो कहानी मैं बता दिया, ये मीर जाफर वाली कहानी आएगी अपनी प्लासी के युद्ध में। उस समय मीर जाफर राजा कैसे बनता है, ये सारी चीज कहानी अपन को प्लासी के युद्ध में पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, मीर जाफर ने अंग्रेजों के विरुद्ध डचों से सहायता मांगी। डचों से सहायता मांगी। किससे सहायता मांगी? डचों से सहायता मांगी, जिसके बदले बंगाल पर डचों का एकाधिकार हो जाएगा। जिसके बदले बंगाल पर डचों का एकाधिकार हो जाएगा। एकाधिकार हो जाएगा। ठीक है, एकाधिकार हो जाएगा। अगला पॉइंट लिखते हैं, माफ कीजिए एक सेकंड। अगला पॉइंट लिखिए, डचों ने 1500 सैनिकों के साथ
डचों ने 1500 सैनिकों के साथ बटेविया, जकार्ता से बटेविया, कोष्टक में लिख लेना जकार्ता, पता चलेगा सर ये क्या है बटेविया, जकार्ता से जहाजी बेड़ा बुलाया। ठीक है, और जहाजी बेड़ा हुगली पहुंच जाता है। तो हुगली में बेदरा नामक स्थान पर या चिंसुरा नामक स्थान पर, ठीक है, इससे 2-3 नाम बोले जाते हैं, या तो एक युद्ध होता है अंग्रेज चिंसुरा, हुगली या बेदरा नामक स्थान पर। ठीक है, तो हुगली जैसे ही पहुंचता है तो उसमें बेदरा नामक स्थान पर अंग्रेज और डचों के मध्य युद्ध होता है, जिसे बेदरा या हुगली या चिंसुरा का युद्ध बोला जाता है। कब होता है? नवंबर 1759 में। तो लिखिए, बुलाया, डच बेड़ा हुगली पहुंचा, और वहां पर 1 नवंबर से 25 नवंबर के मध्य, 1 नवंबर से 25 नवंबर 1759, कब? 1759, 1 नवंबर से 25 नवंबर 1759 के मध्य बेदरा नामक स्थान पर अंग्रेज और डचों के मध्य युद्ध हुआ। जिसे बेदरा / हुगली या / चिंसुरा का युद्ध बोला जाता है, जिसे बेदरा / हुगली / चिंसुरा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है बंधु, समझ में आ गया? बेदरा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? अंग्रेज और डचों के मध्य हुआ था। कब हुआ था? सन 1759 में हुआ था। अब इसका परिणाम देखेंगे। तो लिखिए, हेडिंग डालिए, युद्ध के परिणाम। युद्ध के ऐसे डाले ना, बेदरा के युद्ध के परिणाम, बेदरा के युद्ध के परिणाम। ठीक है, बेदरा के युद्ध के परिणाम। क्या क्या परिणाम हुए थे बेदरा के युद्ध के, वो अपन देखते हैं आज। पहला परिणाम तो यही लिखिए कि डचों की मतलब पतन की शुरुआत। और ये कालांतर में 1795 में जॉन शोर एक गवर्नर बनकर आता है, अंग्रेज गवर्नर। ये क्या होता है? देखो, माफ कीजिए, एक सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत। क्या होता है? 1759 में बेदरा का युद्ध हो जाता है। तो क्या होता है इसके परिणाम में देखते हैं कि यहां से डचों के पतन की शुरुआत हो जाती है। और ये पतन की शुरुआत हो जाती है, और 1795 तक जितने भी डच कंपनी या भारत में डच क्षेत्र थे उन पर अधिकार कर लिया जाता है। सभी पर। कौन कर लेता है? ब्रिटिश गवर्नर जनरल जॉन शोर 1795 में अधिकार कर लेता है। तो क्या होता है? पतन की शुरुआत हो जाती है। बंगाल में एकाधिकार स्थापित हो जाता है। बंगाल का नवाब जो मिर्जाफर था, उसके स्थान पर मीर कासिम को राजा बना दिया। तो लिखिए इसके परिणाम।
अंग्रेजों की विजय, अंग्रेजों की विजय, ठीक है, अंग्रेजों की विजय हुई। अगला पॉइंट लिखिए, डचों के पतन की शुरुआत, डचों के पतन की शुरुआत, और कालांतर में, और कालांतर में अंग्रेज गवर्नर जनरल, अंग्रेज गवर्नर जनरल सर जॉन सोर, क्या नाम है, सर जॉन सोर द्वारा 1795 में में डच भारतीय क्षेत्र पर अधिकार, संपूर्ण डच भारतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, ऐसा लिखिए, 1795 में संपूर्ण डच भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। ठीक है, संपूर्ण डच भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, कब, 1795 में, किसने, सर जॉन सोर ने। ठीक है, मैं यहां इसको बॉक्स में डाल देता हूं, ठीक है, जिससे आपको सही से दिख जाएगा, दिख रहा है ना, सही से पता चले कि दिखे नहीं, ठीक है ना बंधु। चलो अगला पॉइंट लिखते हैं अपन। हाँ, अगले क्या परिणाम था, अगला परिणाम लिखते हैं, मीर जाफर के स्थान पर, मीर के स्थान पर मीर कासिम को शासक बनाया। ठीक है, मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को शासक बनाया। अब लिख लो, डचों का त्रावणकोर में पराजय। अब ये तो बंगाल में पराजय मिल गई, किसको, डचों को। अब अगली हेडिंग है डचों की त्रावणकोर में पराजय। त्रावणकोर के एक राजा थे, त्रावणकोर के राजा थे, उन्होंने कब, 10 अगस्त 1741 को, ये कब हुआ, 1759 में, ये कब हुआ थे डचों की पराजय, ये युद्ध का, बेदरा का युद्ध कब हुआ, 1759 में। इससे पहले 1741 में ही त्रावणकोर के राजा ने डचों को पराजित कर दिया था, बुरी तरह पराजित किया था। तो लिखिए इसमें, हेडिंग है डचों की त्रावणकोर में पराजय, डचों की त्रावणकोर में पराजय। क्या हुआ था, त्रावणकोर का राजा था मार्तंड वर्मा, क्या नाम था, मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा ने 1741 में डचों को बुरी तरह पराजित किया। मार्तंड वर्मा का आगे पुत्र, अगला उत्तराधिकारी जो हुआ था, राजा रवि वर्मा था। तो लिखते हैं अपन इसके बारे में, 10 अगस्त 1741 को, इसमें ही लिखते हैं डायरेक्ट है, 10 अगस्त
1741 को डच और त्रावणकोर के राजा के मध्य युद्ध हुआ। डच और त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा, कोष्ठक में लिख लेना मार्तंड वर्मा के मध्य युद्ध हुआ। जिसमें डचों को बुरी तरह पराजय मिली। बुरी तरह पराजित किया गया था, ऐसा लिख लो, पराजित किया। ठीक है, डचों को बुरी तरह पराजित किया था। अब हेडिंग डाल लो कंपनी का व्यापार व कार्य प्रणाली। अगली हेडिंग है कंपनी का व्यापार व कार्य प्रणाली। कंपनी का व्यापार व कार्य प्रणाली। मतलब क्या कहना चाह रहे कि कंपनी का व्यापार और कार्य प्रणाली कैसी थी, ये जानना चाह रहे हैं, सीधी सी बात है। तो लिखिए इसमें देखो व्यापार कैसे करते थे ये लोग। कंपनी का व्यापार की बात चल रही है तो अपन देखेंगे कि ये व्यापार कैसे करते थे। तो कंपनी, डच कंपनी थी, वो व्यापार कैसे करती थी। व्यापार का मतलब क्या है कि देखो इनकी एक पद्धति चलती, उसका नाम था कार्टेज प्रणाली। उसका नाम क्या है, कार्टेज प्रणाली। कार्टेज प्रणाली क्या बोल रहे हैं, कार्टेज प्रणाली बोल रहे हैं। ठीक है, माफ कीजिए कार्टेल प्रणाली क्या लिख दिया मैंने, कार्टेज लिख दिया ना, कार्टेल प्रणाली बोलते हैं। इस प्रणाली में क्या होता था, इसमें क्या करते हैं लोग, मान के चलो ये डच कंपनी, ठीक है, और यहां क्या करते, यहां रखते थे बिचौलिया रखते थे लोग, ठीक है, बिचौलिया, और यहां रहती थी कंपनी। तो कंपनी क्या करती थी, कंपनी बिचौलियाओं को अग्रिम वेतन दे देती थी। कंपनी बिचौलियाओं को क्या करती थी, अग्रिम वेतन देती थी। ठीक है, ये कंपनी है और कंपनी क्या करती, बिचौलिया के लिए अग्रिम वेतन देती थी। और बिचौलिया क्या करते, बिचौलिया जो उत्पादक वर्ग था उसके लिए अग्रिम वेतन दे देता था। तो शोषण की, किसानों के शोषण की शुरुआत यहीं से हो गई थी। जो उत्पादक वर्ग था ना, उसके शोषण की शुरुआत यहीं से हो गई। तो बिचौलिया क्या करते, उत्पादक वर्ग को अग्रिम वेतन, मतलब कंपनी बिचौलिया को अग्रिम वेतन देती, ठीक है, पहले से ही देके रखती थी पैसे कि आपको इतना व्यापार करना है, और बिचौलिया उत्पादक वर्ग को अग्रिम देता था, पैसे दे देते, अग्रिम पैसे। तो क्या होता था, अब क्या हो गया, इस प्रणाली को बोला गया था कार्टेल प्रणाली बोला गया था। अब इसमें क्या हो रहा था, जो उत्पादक वर्ग थे, किसान थे, उनका शोषण शुरू हो गया था। पहले ही पैसे दे देते, आपको इतने पैसे दे रहे हैं और हमारे लिए इतना उत्पादन। अब भले ही उस उत्पादक था, जो उनका उत्पादन होता था, उसकी या तो महंगाई हो, मतलब या पैसे बढ़े या घटे उसके उत्पादन पर, उन्हें कोई फर्क नहीं, जितने पैसे लिए उसके अकॉर्डिंग वो दे देते थे। समझे, ठीक है। तो इस प्रणाली को क्या बोला गया था, कार्टेल प्रणाली बोला गया था। अगला डाल लो, सीधा रोजगार भी देते थे। अगली हेडिंग है, अगला पॉइंट, सीधी रोजगार प्रणाली।
सीधा रोजगार प्रणाली। ठीक है, सीधा रोजगार प्रणाली कौन देते थे? कंपनी वाले देते। कैसे? अब वो कैसे देते मैं बताता हूं। इन्होंने क्या किया था, कंपनी ने क्या किया था, कंपनी ने रेशम की चक्री स्थापित की थी, मतलब फैक्ट्रियां, चक्की, रेशम की चक्की स्थापित की थी, और उस चक्की में लगभग 3000 भारतीयों को सीधा रोजगार दिया था। तो लिखिए इसमें, कंपनी द्वारा, डच कंपनी द्वारा रेशम की चक्की स्थापित की, जिसमें 3000 भारतीयों को सीधा रोजगार दिया। ठीक है, सीधा रोजगार दिया था। अगला पॉइंट देखते हैं। और क्या करते थे, ये कर देने में अक्षम लोगों से भी कार्य कराते थे। किससे? कर देने में अक्षम लोगों से। तो लिखिए, कर देने में अक्षम लोगों से कार्य कराते थे। कर देने में अक्षम लोगों से कार्य कराते थे। कौन कराते थे? कंपनी वाले, डच कंपनी वाले। ठीक है, अगला देखते हैं। अब वस्तुओं का व्यापार, मतलब इनकी जो कार्य प्रणाली, व्यापार प्रणाली थी वो क्या थी, मतलब बंगाल से किसका व्यापार कर रहे थे और टोटल भारत से व्यापार किसका व्यापार कर रहे। तो देखते हैं अपन, हेडिंग डाल लो, वस्तुओं का व्यापार। वस्तुओं का व्यापार। ठीक है, तो अपन यहां देखेंगे, इसमें अपन देखते हैं, एक तरफ डालेंगे अपन बंगाल और दूसरी तरफ शेष भारत। यहां लिखिए, एक तरफ लिखिए आप बंगाल, बंगाल से व्यापार, और दूसरी तरफ लिखिए शेष भारत से व्यापार। बंगाल से व्यापार, दूसरी तरफ लिखना है शेष भारत से व्यापार। अब देखिए, बंगाल से व्यापार अपन ने लिखना है कि रेशम और कपड़ा। तो लिखिए यहां पर, रेशम, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, रेशम, सूती वस्त्र। यहां पर लिखिए इसके आगे, भारत में कपड़ों को व्यापार का, मतलब भारत में कपड़ों को निर्यात की वस्तु का श्रेय किसको दिया जाता है? डचों को दिया जाता है। तो लिखिए इसमें, भारत से कपड़ों या सूती वस्त्र, ऐसा लिख लो, सूती वस्त्रों
के निर्यात का श्रेय निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय, निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? डचों को दिया जाता है। इसका मतलब समझ में आया कि नहीं? मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि भाई पहले सूती वस्त्र का निर्यात होता लेकिन इतना नहीं होता, लेकिन अब क्या हो, इसकी मांग बढ़ने लगी थी सूती वस्त्र की। तो जो भारत से सूती वस्त्र के निर्यात का जो श्रेय अपन किसी को देंगे तो किसको दे रहे हैं? डचों को दे रहे हैं। कि निर्यात की वस्तु किसे बनाया था? कपड़ों को किसने बनाया? डचों। तो लिखते हैं अगला पॉइंट और देखते हैं। अफीम और सोरा। अफीम का निर्यात करते तो कहां जाता था? अफीम जाता जावा और चीन देश में जाता था। जावा, अफीम कहां जाता था? जावा और चीन में, ठीक है। और सोरा आदि, ठीक है। ये कहां से होता था? ये होता बंगाल से। ये कहां से व्यापार हो रहा था? बंगाल से। अब शेष भारत से व्यापार की बात करें तो यही है भाई, मसाले थे, अफीम थे, कपड़े थे। तो लिख लीजिए नील थी। शेष भारत से मसाले, कपड़े, नील, अफीम, सोरा, यही है भाई। सिंपल सी बात है। बंगाल से जो हो रहा था वो उनका हमने बता दिया, ये शेष भाषा। अब हेडिंग डालना है अपन को। यहां पर एक पॉइंट लिख लेना। मैं आपको बता देता हूं, इसमें डिब्बाओं में लिख देता हूं, इसमें इस बॉक्स में लिख देता हूं। तो अपन इसमें एक पॉइंट लिख लेना आप। ये वाले पेन से लिख देता हूं, नहीं इससे लिख देता हूं। लिखिए, कोरोमंडल तट से सर्वाधिक वस्त्र निर्यात किए जाते थे। कोरोमंडल तट से सर्वाधिक वस्त्र निर्यात किए जाते थे। ठीक है, कोरोमंडल तट से सर्वाधिक वस्त्र निर्यात किए जाते थे। नोट करके लिखना था। अब अगली हेडिंग है हमारी, डच कंपनी के पतन के कारण। डच कंपनी के पतन के कारण। ठीक है, डच कंपनी के पतन के कारण। अगली हेडिंग हमारी लिखिए भाई, डच कंपनी के पतन के क्या क्या कारण रहे, क्यों पतन हुआ। तो पहला सबसे बड़ा कारण था सरकारी हस्तक्षेप। मतलब जो सरकार का हस्तक्षेप था वो सबसे बड़ा कारण। तो लिखिए सबसे पहला, सरकार का अत्यधिक हस्तक्षेप। ठीक है, सरकार का अत्यधिक हस्तक्षेप। अगला पॉइंट लिखिए, ब्रिटिश सेना, जो अंग्रेज नौसेना थी, वो डच नौसेना से अधिक शक्तिशाली होना। तो अगला पॉइंट है, अंग्रेज नौसेना का डच नौसेना से अत्यधिक शक्तिशाली होना।
शक्तिशाली होना। ठीक है, अंग्रेज नौसेना का डच नौसेना से अत्यधिक शक्तिशाली होना। अगला पॉइंट देखते हैं, जो अंग्रेज व्यापार कर रहे थे, अंग्रेज कैसे व्यापार कर रहे, बंगाल में और सूरत में सालाना 3,000 और 10,000 के एवज में व्यापार करते थे, लेकिन ये कितना दे रहे थे, 2.5% दे रहे थे। कब किया था, वो भी बहादुर शाह के समय 2.5% किया था, बाकी औरंगजेब ने तो 3.5% रखा था। तो भाई उसकी एवज में ये परसेंटेज अधिक था, मतलब टैक्स। तो यहां लिखिए, भारतीयों द्वारा, ऐसा लिख लिए, भारतीयों द्वारा अंग्रेजों की अपेक्षा अधिक टैक्स वसूलना, कर वसूलना, अधिक कर वसूलना। ठीक है, अब यहां पर भारतीयों द्वारा, भारतीय शासकों द्वारा ऐसा करना था, माफ कीजिए, क्योंकि वो भारतीय, प्रत्येक भारतीय आ जाएंगे इसमें, तो ठीक है, तो यहां लिख देना भारतीय शासकों द्वारा अंग्रेजों की अपेक्षा अधिक कर वसूलना। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज कितना दे रहे थे, साल का 3,000 दे रहे थे बंगाल में, और सूरत में कितना दे रहे थे, साल का 10,000 दे रहे थे, और लेकिन ये कितना दे रहे थे, 3.5% दे रहे थे। समझे, फर्रुख सिंह ने जो अंग्रेजों के, जो क्या बोला जाता है, 1717 में अंग्रेजों के लिए एक मैग्ना कार्टा दिया ना, उसमें बताया ना कि बंगाल में 3,000 के सालाना आप व्यापार कर सकते हैं, सूरत 10,000 सालाना। तो ये लोग 3.5%, 2.5% दे रहे थे। अगला पॉइंट डाल लीजिए एक और, राजनीतिक शक्तियों का अभाव, राजनीतिक शक्तियों का अभाव। ठीक है, ये हमारी डच कंपनी का उत्थान और पतन, कहां, भारत में, डच कंपनी का भारत में उत्थान और पतन हमने पढ़ लिया है। अर्थात हमने दो ब्रिटिशर्स को, मतलब दो यूरोपीय देशों को पढ़ लिया। कौन कौन से, पहला तो पढ़ा था पुर्तगाल, दूसरा पढ़ा है हमने डच। अब तीसरा जो देश आएगा उसका नाम क्या है, अंग्रेज, मतलब ब्रिटेन। ब्रिटेन के निवासी अब भारत में आएंगे और अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे, राजनीति करेंगे, और सबसे लास्ट में भारतीय स्वतंत्रता तक रहते हैं। ठीक है, तो अब हम कल अगली क्लास में ब्रिटेन को पढ़ेंगे, ब्रिटेन कैसे आए, कौन आया पहले, कब से शुरुआत हुई थी, वो सारी चीज कल हम उनके बारे में पृष्ठभूमि और थोड़े से क्लास आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद उनकी रेगुलर। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, मेरी मेहनत का आप पढ़ रहे हो, तो आपको लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने का तो हक बनता है। ठीक है, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।